हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण और सक्षम होते हैं। तो ए है फ्रेंड संवेदनशील अवधि, बी है मुखर अवधि, सी है नम्यता काल एंड डी है मानसिक अकर्मण्यता। तो उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण के में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण और सक्षम होते हैं। तो उसे हम जो कहते हैं फ्रेंड, उसे हम संवेदनशील अवधि कहते हैं। ओके, संवेदनशील अवधि कहते हैं। संवेदनशील अवधि वे अवधि होती है जिसमें बच्चा जो है वातावरण में जो है खास प्रकार से उद्दीपन करता है और विशेष रूप से वो उसको ग्रहण करता है, सक्षम करता है। ओके, तो सक्षम होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कहता है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो दूसरे बच्चों से तुलना करके नहीं किया जाता है। तुलना करना जो होता है फ्रेंड, वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये क्या है? ये निगेटिव है, तो ये गलत है। एंड सेकंड क्या है फ्रेंड कि तर्क आर कहता है विकास का स्वरूप एवं अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान है। तो ये भी गलत है। ओके, तो ए और आर दोनों गलत है इसमें। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण जो होता है फिल इन दी ब्लैंक्स की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वो स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ए है शैशवावस्था, बी है पारंपरिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण जो होता है फ्रेंड, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण जो होता है वो पारंपरिक बाल्यावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है और जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जो है जाना शुरू कर देते हैं। ओके, पारंपरिक बाल्यावस्था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो अमूर्त संरचना जो होती है, तार्किक संबंध जो होता है, परिकल्पनात्मक कथन जो होता है, वो बच्चा जीन प्याजे की जो है फ्रेंड 4th स्टेज में करता है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, जीन प्याजे की 4 स्टेज होती है। फर्स्ट होता है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है। फिर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है। फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या किशोरावस्था भी कहते हैं। ये अवस्था जो होता है इसमें बच्चा जो होता है परिकल्पनात्मक कथन पर काम कर पाता है, तार्किक संबंध देख पाता है तथा अनुपात जैसे अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होता है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। आलोचना जो है फ्रेंड वो क्या है? वो है फर्स्ट है इसमें बच्चे का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। सेकंड है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तो जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ओके, जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चों का विकास जो होता है वो वातावरण के साथ अंतरक्रिया करके होता है। लेकिन जीन प्याजे ये नहीं कहते हैं कि बच्चों का विकास जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता होता है। तो ये जीन प्याजे के सिद्धांत की आलोचना है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो लेव वाइगोस्की ने दिया है। ओके, और लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक बच्चों का विकास जो है उन्होंने बताया है कि ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। लेकिन जीन प्याजे इसकी आलोचना करते हैं। जीन प्याजे बोलते हैं कि बच्चों का विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास से होता है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा, ये आलोचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को जो है फिल इन दी ब्लैंक्स प्रक्रिया से फिल इन दी ब्लैंक्स प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। ओके, जीन प्याजे का जो सिद्धांत है फ्रेंड वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, ने सीखने की समझ को जो है वो निष्क्रिय प्रक्रिया से क्या किया है, सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है फ्रेंड वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और उनके अनुसार जो सीखने का आधार है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। ओके, सामाजिक अंतःक्रिया है। राइट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास एंड डी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है फ्रेंड वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो वो है फ्रेंड सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड बुद्धि का प्रकार भाषिक है, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना लेखाफल, तो ये गलत है। सेकंड है बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार, ये भी गलत है। सी है बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदात्मक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना गायक, ये भी गलत है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने जो जोड़ा है बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना का, वो जो सही है वो यह बताया कि बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक है। ओके, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या होता है। ए है निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अद्भुत अनुसरण करते हैं, तो ये गलत है। सेकंड है बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। सी है यह एक कठोर व मानकीकृत पाठचर्या तय करता है, तो कठोर मानकीकृत पाठचर्या निगेटिव है, ये गलत है। फोर्थ है फ्रेंड आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है, तो ये भी गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होता है फ्रेंड वो बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में जो है देखता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या है। ए मानक संदर्भी परीक्षण पर आधारित हो, तो मानक संदर्भी परीक्षण जो होता है फ्रेंड वो निगेटिव है, तो ये गलत है। सेकंड है मापदंड संदर्भी परीक्षण पर आधारित हो, तो मापदंड संदर्भी परीक्षण भी क्या है निगेटिव है, ये भी गलत है। थर्ड है विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठी से तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो तुलना के रूप में प्रस्तुत करना भी निगेटिव है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह जो है विद्यार्थी की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंबित करेगा। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र जो है परीक्षाओं पर केंद्रित हो, तो परीक्षा पर केंद्रित गलत है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, ये भी गलत है। थर्ड क्या है संलग्न और संदर्भित हो, एंड फोर्थ है मानकीकृत व एक रूपी, मानकीकृत व एक रूपी, ये भी गलत है। संलग्न व और संदर्भित हो। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, लिंग जो है वो जैविक है जबकि जेंडर क्या है सामाजिक संरचना है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट है समूह में कार्य, सेकंड है कक्षा में भागीदारी, थर्ड है पोर्टफोलियो एंड फोर्थ है प्रस्तुतिकरण, तो राइट आंसर इज इसमें चारों हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए है भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो है, ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। और बी है भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। एंड सी है भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये गलत है। ओके, और डी है भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी गलत है। ओके, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा जो है भाषा के संज्ञानात्मक विकास में जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। तो ए है दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, बी है दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव, सी है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, एंड डी है जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके, तो निम्न में से किसे जो है वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है, तो वो दिया गया है जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव को। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। तो ए है प्रत्येक विद्यार्थी की, बी है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों की, केवल जो है फ्रेंड वो निगेटिव है। ओके, तो ये गलत है। सी क्या है केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की, तो ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की, तो ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है।
समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो वो करती है फ्रेंड प्रत्येक विद्यार्थी की। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, गुणज वैकल्प यानी डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? डिसकैलकुलिया जो है वो किस कठिनाई से जुड़ा है? तो वो फर्स्ट है पाठ पढ़ना जो होता है फ्रेंड वो डिसलेक्सिया होता है। गणितीय गणना संचार, ओके, तो गुणज वैकल्प होता है जो होता है वो गणितीय गणना संचार से जुड़ा होता है। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो बाधा जो उत्पन्न करेगा फ्रेंड फर्स्ट है कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे आसानी से प्रबंधित चरणों में विभाजित करना। बी है अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। सी है मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। डी है कक्षा में स्वरण और दृश्य विकरणों को कम करना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो वो है फ्रेंड मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो ए है विद्यार्थी को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। बी है इसमें पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को बढ़ावा अपनाना। तो पाठचर्या जो त्वरण है ये निगेटिव है, ये गलत है। और थर्ड है यह एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। तो एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। एंड डी है क्या है, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से जो है किससे बचना चाहिए? तो वो एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, अभिकथन ए कहता है कि किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है कि शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों का करेक्ट है। ओके, लेकिन आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या एक ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसी संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों के नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक सामग्री को ध्यान में डालने में मदद करता है। यस, करेक्ट है। लेकिन शारीरिक दंड का संबंध जो है फ्रेंड वो ऊपर वाले से नहीं है। ओके, तो ये करेक्ट दोनों है। और लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वे विद्यार्थियों के बीच जो है अन्वेषण के प्रतिरोध को पैदा कर सकता है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए कहता है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। ओके, और सेकंड है फ्रेंड इसमें, और सेकंड क्या है कि एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने के संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? तो ए है किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना। ओके, एंड सेकेंड है फ्रेंड इसमें दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना। एंड सी है मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना। एंड डी है एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? तो वो है फ्रेंड किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुशाद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो ए है ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। बी है डीएनए के घटक और संरचना क्या है। सी है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। एंड डी है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है था। ओके, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुशाद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? वो है फ्रेंड ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए है पुस्तक सामग्री की रटकर याद करने पर जोर दें। पाठ्य पुस्तक सामग्री रटकर याद करना जोर ये गलत है। सेकंड है व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें, तो ये भी गलत है। थर्ड है विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें, तो मूर्त पुरस्कार ये भी निगेटिव है। फोर्थ है फ्रेंड अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। ओके, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो वो अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। ओके, राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया है तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया है। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थियों की मदद की? तो ए है कार्यात्मक स्थिरता, बी है स्मृति सहायक विधि, सी है अनुक्रिया समुच्चय एंड डी है मौखिकरण। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, स्मृति सहायक विधि। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ए है भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जाता है, तो किया जा सकता है, यस ये करेक्ट है। बी है भ्रांतियाँ कुछ संपत्तियों के बारे में भ्रांतियाँ जो होती हैं वो कुछ संपत्तियों के बारे में बच्चों की समझ के ये प्रारंभिक चरण की विशेषता हैं। ओके, ये भी करेक्ट है। सी क्या है भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ की नई और कुछ सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। एंड डी है भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाले प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो यह है कि भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों को भ्रांतियाँ जो हैं वो स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ए है चिंता, बी है बोरियत, सी है भय एंड डी है आशा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो वो है आशा। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? तो ए है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और मैं बुद्धिमत्ता स्थिर है। बी है मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। सी है शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उनकी धारणा को नहीं बदल सकता। एंड डी यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। तो किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? तो वो यह है कि मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। राइट आंसर इज बी। थैंक यू फ्रेंड्स।